हाँ जी बच्चों, बताइए कैसे हैं आप लोग और पढ़ाई आप लोगों की कैसी चल रही है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है कि सर गियर कौन सा लगा हुआ है। टॉप गियर में अगर आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो तो बिल्कुल सही है, और अगर नहीं कर पा रहे हो, किसी भी रीजन से अगर आप नहीं कर पा रहे हो, तो ये सही समय है कि आप अपनी पढ़ाई को क्या करें, एक लेवल ऊपर लेकर के आए, और जितना हो सके, जितना टाइम आप दे सकते हो पढ़ने में और जितना इफेक्टिव आप उससे आउटपुट निकाल सकते हो वो निकालने की आप कोशिश करिए। दो चीजें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि टेस्ट, अगर आप लोगों ने, जितने लोगों ने भी इनरोल करा है टेस्ट के लिए, भाई टेस्ट के लिए सिर्फ इनरोल कर लेने से कुछ नहीं होगा। आपको बहुत मेहनत करनी होगी टेस्ट को लिखने के लिए और उसके इवैल्यूएशन के लिए, तभी फायदा होगा। फीडबैक आप लोगे, प्रॉपरली टेस्ट को आंसर करोगे, जो टाइम फ्रेम में उसमें बनाओगे, तभी तो बात बनेगी, वरना फिर क्या फायदा बताओ। तो एक तो टेस्ट को आप लोग बहुत सीरियसली, बहुत गंभीरता से दें। और दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो देखिए कि जो लॉ की सीरीज शुरू हुई है, योद्धा बैच हमारा, ये बहुत सही चीज होनी चाहिए आप लोगों के लिए। अगर आप लोग इसका लाभ ले रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि आप इसको लाइव देख पाए, ठीक है। और अगर ड्यू टू कोई भी रीजन, अगर आपका कोई और शेड्यूल इससे क्लैश कर रहा है या कोई भी और रीजन आ रहा है और आप नहीं देख पा रहे, तो आप इसको बाद में बिल्कुल बिल्कुल देखिए। बहुत सारे लोग हैं जो देख रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो आप लोग ये काम करिए। और बस, क्योंकि देखो लॉ में तीन चीजें अपने को दिक्कत आती है, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, पॉइंट्स याद नहीं हो रहे, या लिखने में दिक्कत आ रही है, तीनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है आपका यहाँ पे मिल जाएगा। समझ गए आप? तो ये चीजें हो गई अपनी। अब वापस आते हैं जो अकाउंट्स में हमें देखना है वो चीज की तरफ, ठीक है भाई। चलो चलो, तो वापस आ जाते हैं सर, हम कहां पे आ जाते हैं, एक नए टॉपिक के तरफ। और ये डेप्रिसिएशन का टॉपिक है। बहुत लोगों को पसंद भी आता है, बहुत लोगों को हद ना पसंद आता है, ठीक है। बहुत लोगों को नफरत होती है इस टॉपिक से। तो खैर कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे आज हम लोग कि एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ के, और एग्जाम में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उस तरीके से पढ़ के इस चैप्टर का लाभ हम लोग लेने का ट्राई करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज देखो कि ये चैप्टर जो है सर, इसका एग्जाम में वेटेज कैसा रहता है। तो भाई वेटेज तो देखो रहता है, ईमानदारी की बात, आप इसे चाहे कितना भी नफरत कर लो, इंपॉर्टेंट तो है ये चैप्टर। देखो, क्योंकि आप लगा लो 4 से लेकर 10 नंबर का तो ये आता है, ठीक है। ये बात हो गई। चलो 5 का एवरेज लगा लो, और प्लस ये हर अटेम्प्ट में आता है, हर अटेम्प्ट में इससे क्वेश्चन गिरते हैं। इसके अलावा कई सारे और चैप्टर में आप जाओगे ना, तो वहां भी इसका कॉन्सेप्ट यूज होगा, चाहे फिर वो आपका एनपीओ हो या और भी कोई चैप्टर है। आपको ये चैप्टर जो है उसके लिए एक बेस का काम करता है। तो भाई पढ़ना तो आपको पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में इतना दिमाग नहीं लगाना। बहुत ज्यादा, जैसे 11th में हमने पढ़ा था जब बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करे थे, उतना ज्यादा यहाँ दिमाग नहीं लगाना। एग्जाम ओरिएंटेड होके चलिए, फटाफट से पढ़ के खत्म करते हैं, ठीक है भाई। एक चीज देखो, डेप्रिसिएशन में खास बात क्या है, आपको जो मैं समझाना चाहता हूं वो क्या है डेप्रिसिएशन के साथ, कि भाई डेप्रिसिएशन में दो बातें आएंगी। एक तो कैलकुलेट आपको करना होगा, कैलकुलेट करना होगा क्या, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। और दूसरा है प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन। दो बातें होती हैं, एक तो डेप्रिसिएशन निकलेगा कितना वो अपन कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए अपने पास बहुत सारे मेथड है, जिसमें आपको भी मालूम है कि प्राइमरली हम लोग दो मेथड पढ़ते हैं। कौन कौन सा? एक डब्ल्यूडीबी मेथड और एक एसएलएम मेथड। एसएलएम मेथड पुराना मेथड है, आसान मेथड होता है, बट इसमें क्या है कि अगर आप इनकम टैक्स के हिसाब से देखोगे या और भी जगहों पे जाओगे तो इसको बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज लोग अब नहीं करते। लोग क्या प्रेफर करते हैं? डब्ल्यूडीबी मेथड प्रेफर करते हैं। और जो है एसएलएमडब्ल्यूडीबी हो गया। इसके अलावा आप देखोगे तो आपको बहुत सारे मेथड और भी दिख जाएंगे। आप आइए चैप्टर पे आगे बढ़िए। ये देखिए, आपको मिलेगा यहाँ पे ये सब तो सिंपल सिंपल बातें हैं। डेप्रिसिएशन निकालने का, ये स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन का, ये कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू बटा यूजफुल लाइफ, ये सब चीजें आप लोग आई थिंक जानते हो। और इस पे बहुत ज्यादा अगर समय लगाएंगे तो फिर 3-4 लेक्चर डेप्रिसिएशन में भी अपने को लग जाने वाले हैं। स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन का रेट होता है डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू आपको माइनस नहीं करना। चलिए, तो मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन में अगर आप देखो तो आपका एक आता है स्ट्रेट लाइन मेथड, बिल्कुल सही भाई, स्ट्रेट लाइन मेथड एक आता है। दूसरा आपका मेथड कौन सा रहेगा? डब्ल्यूडीबी मेथड रहेगा, जिसको हम लोग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। और उसके अलावा कई सारे मेथड और हैं, कई सारे मेथड, ठीक है। बट ये लोग क्या कर रहे हैं, ये प्रेजेंटेशन मेथड नहीं है, प्रेजेंटेशन के मेथड नहीं है ये लोग क्या कर रहे हैं भाई, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो देखो, अपने इधर क्या निकाला, एसएलएम मेथड। उसके बाद अपने निकाल रहे इधर क्या, डब्ल्यूडीबी मेथड।
जिसका फार्मूला भी आपको यहाँ पे देखिए गिवन है। ये फार्मूला से आप क्या कर सकते हो, रेट निकाल सकते हो। लेकिन ये सब जनरली आपको गिवन होता है तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत आपको है नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए और सारे मेथड है कैलकुलेशन करने के। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, अगर इसमें से किसी मेथड में आपको कुछ समझना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए और वहां पे उस चीज को सॉल्व करा जाएगा। अदरवाइज एग्जाम व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा भी ओवरलुक करके चलते हैं। इसके अलावा मशीन आर मेथड, जितना ज्यादा आप मशीन को जिस साल में इस्तेमाल करोगे उतना डेप्रिसिएशन लगा देना एक बार, लेकिन आप खुद से जरूर बना लीजिएगा ये सारे क्वेश्चन। प्रोडक्शन यूनिट मेथड, डिप्लीशन मेथड, ये जैसे माइन वगैरह में यूज होता है उस जगह पे काम करते हैं इसका। तो ये सारी चीजें अपनी आती हैं। यहां तक की हो गई बात। अब आती है बात किस चीज की, आता है सर अब बात प्रेजेंटेशन का। किस चीज का, प्रेजेंटेशन, कि सर प्रेजेंटेशन कैसे किया जाए। ये देखो यहां पे आ रहा है आपका क्या, इन्होंने बोला है प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल या डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। देखो फिक्स्ड एसेट को अब आपको भी मालूम है क्या बोला जाता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पीपीई ये बोला जाता है। चलिए ठीक है, ये सब तो आप बाद में कर लोगे, दिक्कत वाली बात नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है अपने को समझना, वो जरा ध्यान देते हैं सर। सुनिए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। जो प्रेजेंटेशन हमारा है वो प्रेजेंटेशन के ना दो मेथड होते हैं। किस चीज के, जो आप उसको बुक्स में लिखोगे उसके दो मेथड होते हैं, और उसमें फर्दर भी आगे जाकर के दो मेथड और निकलते हैं। मैं आपको बता देता हूं क्या क्या। ये देखो जब आप बात करते हैं प्रेजेंटेशन कि अकाउंट्स कैसे बनाना है, अमाउंट कैलकुलेट हमने कर लिया, उसका लोड नहीं लेना है। यहां पे दिक्कत आती है बहुत लोगों को। प्रेजेंटेशन में मालिक दो तरीके होते हैं, दो तरीके होते हैं प्रेजेंटेशन के अंदर। क्या क्या तरीके होते हैं, एक होता है हमारा नेट अप्रोच, नेट अप्रोच जिसमें बनता है ओनली वन लेजर, ओनली वन लेजर, सिर्फ एक लेजर बनेगा, हमारा काम चल जाएगा। जैसे मान लो मशीन की बात करते हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं, मशीन की बात कर रहे हैं। तो मशीन अकाउंट बनाया हमने, ठीक है, मशीन अकाउंट बनाया। अभी मशीन अकाउंट के अंदर ही क्या करेंगे हम लोग, यहां पे बैलेंस बीडी, क्रेडिट साइड में बैलेंस सीडी, और तीन चीजें होती हैं जो एसेट के लाइफ में बड़ी इंपॉर्टेंट है। तीन चीजें, क्या क्या, तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। देखो कोई भी अगर जैसे मान लो मशीन है या कोई भी एसेट वगैरह आप खरीद रहे हो, तो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। क्या क्या, एक तो उसका परचेज, एक उसका क्या परचेज, एक उस पे डेप्रिसिएशन, और एक उसका सेल। यही तीन चीजें जिसके बारे में अपने को अकाउंटिंग करनी है। चौथी क्या चीज करोगे आप, मशीन खरीदोगे, उस पे डेप्रिसिएशन लगाओगे, मतलब यूज करोगे, और उसको क्या करोगे आप, बेच दोगे। बेचने में दो बातें हो सकती हैं, या तो प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल, या फिर क्या आपका होएगा लॉस ऑन सेल। बस इतनी सी तो बात है भाई, जिसको आपको क्या करना, अकाउंट पे लेकर के आ जाना है। ठीक है, तो चलो फटाफट से देखते हैं। ये देखिए यहां पे आ गई बात। तो यहां पे आपका क्या बनेगा, ये बैलेंस बीडीसीडी तो हमने कर लिया। अब उसके बाद देखिए यहां पे आप लिखेंगे टू बैंक, यानी क्या कर रहे हो आप, परचेज ऑफ एसेट। एसेट बढ़ेगा, जब आप खरीदोगे तो एसेट क्या होगा, बढ़ेगा। यहां पे आपने चार्ज क्या करना है सर, बाय डेप्रिसिएशन। आप क्या चार्ज कर रहे हो, डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो। इससे आपके एसेट की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। अच्छा, कभी आपका मन क्या कर गया एसेट को बेचने का, तो आप यहां पे क्या लिखोगे, बाई बैंक। क्या कर रहे हो आप, सेल ऑफ एसेट कर रहे हो। चलो फिर उसके बाद क्या होगा, जब आप सेल करोगे तो उसके बाद क्या होगा, लॉस ऑन सेल या प्रॉफिट ऑन सेल, लॉस ऑन सेल या प्रॉफिट ऑन सेल। तो मान लेते हैं अगर लॉस ऑन सेल हो गया तो आप इधर लिख दो बाई आपका एसपीएल अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, आप उसमें लेके चले जाओ। और अगर प्रॉफिट ऑन सेल हो रहा है तो आप इधर लिख दो। बस इतनी सी चीज होती है जिसमें आपका ये पूरा लेजर खत्म हो जाता है। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, इसको ध्यान से सुनेंगे। एक तो बीडीसीडी है, इसके इसमें तो लोड लेने वाली बात है नहीं। अब बची तीन चीजें, क्या क्या, एक परचेज, एक यूज और एक सेल। परचेज करोगे डेबिट साइड में लिख दो, यूज करोगे डेप्रिसिएशन हो गया, और जब आप बेचोगे तो आपको क्या करना है, जितना पैसा आया वो आप यहां पे लिख दो। बेचने में अगर आपको लॉस हुआ है तो आप लॉस को बैंक अकाउंट के नीचे ही लिख दो, और अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट उल्टी तरफ जाकर के लिखाओ। बात समझ में आई यहां तक। ये एकदम जो आपका ग्रॉस सॉरी नेट अप्रोच जो आप लोग बना भी लेते हो, इसमें आपको दिक्कत ज्यादा नहीं आती। दिक्कत कब आती है, जब ग्रॉस अप्रोच होता है।
ग्रॉस अप्रोच का मतलब क्या होता है? हमने बोला नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा देखने में कि भाई एक मशीन अकाउंट हमने बनाया और मशीन अकाउंट के अंदर ही सारी चीजों की एंट्री हमने करनी शुरू कर दी, ये हमें पसंद नहीं आ रहा। एक काम करो, अलग अलग करो चीजों को, अलग अलग करो, ठीक है। तो वहां पे हम लोग लेकर के चलते हैं कौन सा अप्रोच भाई हमारा? वहां पे हम लोग लेकर के चलते हैं ग्रॉस अप्रोच। कौन सा अप्रोच? ग्रॉस। ग्रॉस अप्रोच में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, ग्रॉस अप्रोच के अंदर क्या होता है? इसमें लेजर मल्टीपल बनते हैं। मल्टीपल का मतलब क्या होगा जरा देखते हैं हम लोग। इसमें दो तरह के मेथड हैं, एक है टू लेजर मेथड, टू लेजर मेथड, ठीक है मालिक, और एक क्या है हमारा? थ्री लेजर मेथड। टू लेजर मेथड और थ्री लेजर मेथड। ओके, आप मुझे ये बताइएगा कि आपने जो 11th में पढ़ा है आपने कौन सा मेथड पढ़ा है? टू लेजर वाला पढ़ा है या थ्री लेजर वाला पढ़ा है? चलो दोनों को देख लेते हैं, समझिएगा क्या क्या कह रहे हैं ये। अगर टू लेजर मेथड है तो इसमें पहला बनेगा, ये थोड़ा ज्यादा ये नहीं हो गया, इसको थोड़ा कम करा जाए भाई, ये बहुत कम हो गया क्या? रुको 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 रुको, इसको थोड़ा सा कर लिया जाए। हाँ, इसमें जैसे मान लो हमने क्या बनाया, इसमें मशीन का ही लेके चलें फिलहाल एग्जांपल, एसेट में मशीन ले लो, फर्नीचर ले लो, बिल्डिंग ले लो, जो मन में ले लो। अभी फिलहाल अपन क्या लेके चल रहे? मशीन अकाउंट। अब देखो मालिक, एक तो बनेगा मशीन अकाउंट, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, तीन काम अपन करते हैं, क्या क्या? खरीदना, यूज करना और बेचना, तीन काम हम लोग करते हैं। क्या क्या तीन काम? परचेज, यूज और सेल। ध्यान से सुनिएगा, दो लेजर मेथड अगर बन रहा है तो परचेज और सेल मेन लेजर में होगा, परचेज और सेल। यानी यहां पे तो आप बैलेंस बीडी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मालिक, यहां पे बैलेंस सीडी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान से, परचेज यहां पे, सेल यहां पे, परचेज यहां पे, सेल यहां पे। ये कौन सा? ये देखो, ये जो परचेज यहां पे था ये यहां पे आ गया, और ये जो सेल यहां पे था ये सेल यहां पे आ गया। टू बैंक और बाई बैंक, ऑब्वियसली परचेज आप लिखोगे मतलब टू बैंक लिखोगे, सेल होएगा तो आप बाई बैंक लिखोगे, वो सारी बातें। और वही सेम चीज लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल आप यहां पे लिखो, अगर प्रॉफिट ऑन सेल हुआ है तो आप यहां पे लिखो। आप देख रहे हो, साइड नहीं चेंज कर देंगे, लेकिन बस एक चीज है जो हमने छोड़ दी है, बता सकते हैं कौन सी चीज हमने छोड़ दी है? डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन जो है ये देखो, ये जो डेप्रीसिएशन है मालिक, ये डेप्रीसिएशन, इसको उठा करके यहां से हम कहां ले आएंगे? इसके लिए एक नया लेजर बनाएंगे जिसका नाम होगा या तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। प्रोविजन क्यों बोलते हैं इसको, रिजर्व क्यों नहीं बोलते मालिक? रिजर्व इसलिए नहीं बोलते, रिजर्व में तो आपको मालूम ही नहीं होता कि हमें किस चीज में यूज करना है। यहां तो हमें मालूम है, ठीक है, कि हमारे पास एक मशीन है, कुछ साल में वो खराब हो जाएगी, तो उसके लिए हम ये काम कर रहे हैं, तो हमें ये चीज मालूम है तो हमने क्या इसका नाम रखा? प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, ठीक है। तो अब ये एक लायबिलिटी की तरह काम कर रहा है, रिवर्स एसेट हो गया, ये लायबिलिटी की तरह काम कर रहा है। चलो, तो इसका भी अपना एक क्या बनेगा? डीआर, ये बैलेंस बीडीसीडी बनेगा, बट अपोजिट साइड में बनेगा। तो अपन यहां क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी। और जो करंट ईयर डेप्रिसिएशन है, कौन सा डेप्रिसिएशन? करंट ईयर डेप्रिसिएशन, उसको आप कहां लिखोगे? यहां लिखोगे। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा सर, बहुत सारे लोगों को एक प्रॉब्लम और आती है, क्या कि सर ये डेप्रिसिएशन में और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसमें डिफरेंस क्या होता है? ये प्रॉब्लम बहुत लोगों को आती है। तो इसमें देखो, एकदम सीधी सीधी बात मैं आपको बता रहा हूं। आज दिन कौन सा है? आज दिन है हमारा सैटरडे। ओके, दिन हमारा क्या है आज? सैटरडे। अब सुनो, सैटरडे को आपने कितनी पढ़ाई करी और सैटरडे तक में आपने कितनी पढ़ाई करी? मुझे बताइए, दोनों में अंतर है या नहीं है? सैटरडे को आपने कितनी पढ़ाई करी और सैटरडे तक में आपने कितनी पढ़ाई करी? अगर आपको ये दोनों बात समझ में आ रही है तो फिर आपको डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। मतलब समझ रहे हैं आप मेरी बात, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? ये देखो, सपोज करो ये हो गया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और ये सैटरडे। अगर सैटरडे की पढ़ाई कोई मेरे से पूछ रहा है, मैं सिर्फ ये बताऊंगा। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछ रहा है तुमने सैटरडे तक में कितनी पढ़ाई करी, तो मैं पूरा यहां से लेके यहां तक बताऊंगा ना।
ये बात समझ में आई आपको? तो यानी ये है करंट ईयर डेप्रिसिएशन, ये देखो मालिक, ये इस साल का, और यहां पे जो निकल के आता है ना, जानते हो वो क्या है? अच्छा पहले ये क्या है ये समझ लो। जैसे अगर मान लो मैं ये दिन की बात करूं, तो मंडे टू फ्राइडे तक में हमने जितनी पढ़ाई कर ली है वो यहां है। सैटरडे हमने जो पढ़ाई करी वो हमने उसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो लास्ट में मेरे को क्या मिल जाएगा, मंडे टू सैटरडे, वो मेरे को यहां पे मिल जाएगा। क्या ये बात समझ में आई आपको अच्छे से? तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपने ध्यान रखनी है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, देखो नाम से क्लियर है कि भाई कई सालों के डेप्रिसिएशन को जब आप ऐड कर देते हो तो वो क्या बन जाता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बन जाता है। ठीक है, चलो ये भी हमने कर लिया। अच्छा सर, ये 3 लेजर वाला मेथड क्या होता है? 3 लेजर वाला मेथड क्या होता है? मालिक आपको मालूम है 2 लेजर तो आपने बनाने ही है। यहाँ पे कौन कौन से लेजर आपने बनाने हैं, इसका चलो अलग कलर कर लेते हैं, है ना, कलर की तो कोई कमी है नहीं। पहला अपन बनाते हैं क्या, मशीन अकाउंट। अब यहां पे सिर्फ परचेज होगा, सिर्फ परचेज, समझ रहे हो? यहां पे और कोई सेल भी नहीं होगा। यहां पे अब देखो ध्यान से, यहां पे क्या होएगा, एक बैलेंस बीडी, यहां पे क्या होगा, एक बैलेंस सीडी, ओके, और यहां पे होगा सिर्फ परचेज ऑफ एसेट, बस। सेल भी नहीं होना इसके अंदर। सेल के लिए भी हम लोग एक नया लेजर बनाएंगे। क्लियर है आपको बात? ये तो यहां पे हो गया आपका क्या, तुम्हारा ये मशीन को परचेज करने के लिए। अगला क्या बनेगा हमारे पास डेप्रिसिएशन के लिए, उसका नाम क्या रखेंगे हम लोग, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। चलिए इसमें आप करोगे ये बाय बैलेंस बीडी, है ना, टू बैलेंस सीडी, और यहां पे आप क्या लिखेंगे, करेंट ईयर डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये अब देखिए, ये पहला वाला लेजर किस चीज के लिए बना, टू बाय द एसेट, ये है टू परचेज, परचेज चलो लिख लेते हैं, परचेज द न्यू, परचेज एनी न्यू एसेट। ये होगा टू चार्ज डेप्रिसिएशन, ओके। और एक लेजर और बनाएंगे जिसका नाम होगा, जैसे मशीन है तो मशीन डिस्पोजल, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग डिस्पोजल, अभी हम लोग क्या लिख देते हैं मालिक, एसेट डिस्पोजल, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। अभी ये ना नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, तो इसका ना कोई ओपनिंग बैलेंस ना कोई क्लोजिंग बैलेंस, भाई कोई बीडीसीडी इसमें नहीं होता, बेच बाच के नक्की करो, मामला खत्म करो। और यहां पे बोलिए ये किस चीज के लिए बनेगा, ये बनेगा टू सेल एनी एसेट। ये बात समझ में आपको आई अच्छे से? यहां पे सेल करेंगे हम लोग, समझ रहे हो? अच्छा देखो नोटिस करो, आप एक चीज नोटिस करो, साइड चेंज नहीं हो रहा, साइड हम लोग नहीं चेंज कर रहे। परचेज कर रहे हैं तो देखो किस साइड में, डेबिट साइड में, यहां भी परचेज कर रहे हैं डेबिट साइड में, यहां भी परचेज कर रहे हैं डेबिट साइड में। ठीक है, और ये तो किसी भी केस में देखो, अगर आप तीनों भी केस देखोगे तो मशीन अकाउंट के अंदर ही हुआ है। ओके, अब उसके बाद देखिए डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड में, मगर यहां क्या हो गया, किसी और लेजर में हुआ है, क्रेडिट साइड में लेकिन किसी और लेजर में, और यहां भी देखो क्रेडिट साइड में। नाउ सेल क्रेडिट साइड में, यहां देखो इसी अकाउंट में, मशीन अकाउंट में ही क्रेडिट साइड में, और यहां पे आकर के इसके लिए एक नया लेजर बन जाएगा मगर क्रेडिट साइड में। समझ गए बात को? कोई एतराज नहीं यहां तक? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने जाननी चाहिए इस चैप्टर के अंदर, एक इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, तो सर एग्जाम में जैसा बोलेगा हम लोग वैसा बना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात है जो हमें बहुत दुख देता है, बहुत दुख देता है, वो क्या है कि ध्यान से सुनिएगा, मैं अभी क्वेश्चन पे नहीं आ रहा हूं, मैं अभी कोशिश कर रहा हूं कि आपको इसमें जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जितने सारे होते हैं वो मैं कवर कर दूं इसमें, ठीक है। और एक लेक्चर और बनेगा जहां पे अपन क्वेश्चन देख लेंगे बहुत सारे, तो 2 लेक्चर में आपका डेप्रिसिएशन कंप्लीट हो जाएगा। सुनिएगा, एक और कॉन्सेप्ट क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि देखो दिक्कत यहां पे नहीं आती, ये टाइमलाइन एक लेकर के चलते हैं हम लोग, ठीक है। सपोज करो हमने इस साल में यहां पे कोई एक एसेट खरीदा, उसको यूज किया, फिर यूज किया, फिर यूज किया, यहां पे बेच दिया, यहां पे सेल कर दिया, ठीक है। यहां पे परचेज किया, उसको यहां पे सेल कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक एसेट हमने यहां पे खरीदा, उसको यहां पे बेच दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरा का पूरा एसेट खरीदा, पूरा का पूरा एसेट बेच दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिक्कत कहां आती है, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूं। अगर आप कंफ्यूज नहीं होते बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। सुनो,
ये क्या आता है, एक सिचुएशन अजीब सी आती है क्या, यहां पे ना हम लोग एक एसेट नहीं खरीदते, एक ना ग्रुप ऑफ या बंच ऑफ एसेट खरीदते हैं। जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल के लिए मैंने क्या करा, मैं क्या खरीद लूं मैं, फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा, एक लैपटॉप, और लैपटॉप के साथ मैंने खरीद लिया एक प्रिंटर, लैपटॉप प्रिंटर मैंने मिला के खरीद लिया। और जो बिल बनाया बंदे ने वो, अच्छा ऐसा कुछ ऑफर आ रहा था कि नहीं छोड़ो, उसको भी छोड़ो, मैं आपको एक बढ़िया चीज बताता हूँ, बढ़िया बेहतरीन। हमने क्या करा, वो ना रिन होता है ना, रिन या सर्फ एक्सेल या निरमा, पता नहीं जो भी रहता है, उसका हमने ना 10 किलो का पैकेट खरीदा। तो दुकानदार ने क्या किया, हमें वो पैकेट के साथ में और वो डब्बा भी दे दिया, मान लो 1 मिनट के लिए, ठीक है। अभी क्या है कि मैंने पेमेंट तो साथ में करी है, पेमेंट साथ में करी है, या अब देख लेना भाई, वो आप ठीक ठीक लगा लेना। अगर मान लो जैसे कभी कभी क्या हो जाता है, अपन लैपटॉप प्लस प्रिंटर खरीदते हैं, नहीं, या फिर कभी कभी ये हो सकता है कि आप वॉशिंग पाउडर, ये वॉशिंग पाउडर और प्लस बकेट, अगलों ने बोला 100 रुपए का बकेट आपको इसके साथ क्या मिलेगा, मुफ्त, ठीक है, तो वो बकेट आपको मिल गया। अभी क्या करा, उस तरह की कोई चीज अपने पास यहाँ पे आई है, तो मैंने क्या करा, एक लैपटॉप, लैपटॉप कैसे बनता है, ऐसे करके लैपटॉप बनता है, मान लो ये लैपटॉप है, और एक ये प्रिंटर है, पता नहीं प्रिंटर कैसा होता है ना, ये प्रिंटर जैसा है, तो लैपटॉप प्रिंटर हमने खरीद लिया। अच्छा, अब देखिए क्या हो गया, और दोनों मिला करके मान लो मेरे को पड़े कितने का, ये पड़ा मेरे को दोनों मिला करके 1,50,000 रुपए का, दोनों मिला जुला करके ये 1,50,000 रुपए का मुझे कॉस्ट इसका लगा। अभी 3 साल के बाद, 1 साल 2 साल 3 साल के बाद, मान लो कभी भी मैंने यहां पे सिर्फ प्रिंटर बेचा, सिर्फ क्या बेचा है, प्रिंटर। अब देखो प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम क्या आएगी, 150 का है, सपोज करो इस 150 में 25,000 रुपए का प्रिंटर था, यानी लैपटॉप कितने का था मेरा, 1,25,000 का, और प्रिंटर कितने का था, वो था 25,000 का। मगर मैंने क्या करा, एक साथ एंट्री पास कर ली, क्या एंट्री पास कर ली, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, ऑफिस इक्विपमेंट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना रुपया, बोलो 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 बोलो, 1,50,000, 1,50,000, बेहतरीन। ऑफिस इक्विपमेंट टू बैंक 1,50,000, 1,50,000, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो यानी मैंने अलग अलग एंट्री तो करी नहीं, अभी डेप्रिसिएशन मेरे को लगाना है, तो वो भी मैं कैसे लगा रहा हूं, इकट्ठे, यानी जैसे मान लो हमने क्या लिख दिया, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ऑफिस इक्विपमेंट, मान लो 10% का रेट है, कुछ भी मान लो 15,000 15,000। अब देखो क्या मैंने डेप्रिसिएशन अलग अलग लगाया है, बिल्कुल नहीं, मैं एक साथ लिख रहा हूं। बट अब कुछ दिन के बाद क्या हो रहा है, मैं 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, मैं ये प्रिंटर 5,000 रुपए में किसी को बेच रहा हूं। क्या मैं पूरा एसेट बेच रहा हूं, नहीं, मैं क्या बेच रहा हूं, पार्ट ऑफ द एसेट, पूरा एसेट मैं नहीं बेच रहा। तो यहां पे दिक्कत आती है कि सर अब क्या करें, ये एक परेशानी वाली चीज रहती है जिससे लोग परेशान होते हैं। तो भाई 2 तरीके हैं, देखो इसको बनाने के 2 तरीके हैं। अगर तो आपको मालूम है कि आगे चल के ये दोनों अलग अलग भी बिकेंगे, लैपटॉप अलग बिकेगा, प्रिंटर अलग बिकेगा, इस तरह की चीजें अगर हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है, तो आप शुरू से ही अलग अलग बना के चलो, यानी आप एक एंट्री पास मत करो, आप यहीं पे 2 एंट्री पास करके चलो। क्या, ऑफिस इक्विपमेंट नंबर 1 अकाउंट डेबिट, आप ऐसे एंट्री पास करो, देखो ऑफिस इक्विपमेंट 1 अकाउंट डेबिट 1,25,000, ऑफिस इक्विपमेंट 2 अकाउंट डेबिट कितना, 25,000 टू बैंक। खत्म करो ना मामला भाई, खत्म करो मामला, कितना रुपया का, 1,50,000। फिर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करो, तो क्या हो जाएगा आपका, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ऑफिस इक्विपमेंट 1 टू ऑफिस इक्विपमेंट 2, कितना हो जाएगा भाई, देखो तो 12,500 और 2,500, टोटल 15,000। तो आपका जो बैलेंस शीट में भी निकल के आएगा, दोनों अलग अलग निकल के आएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक अप्रोच ही है। दूसरा अप्रोच है, नहीं सर अब मेरे को थोड़ी ना मालूम है कि आगे चल के मैं किसको एक साथ बेचूंगा, किसको अलग अलग रखूंगा, क्या करूंगा, मेरे को आइडिया तो है नहीं इस चीज का। इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, आप चलने दो, जैसा नॉर्मली चल रहा है आप चलने दो, ठीक है। बट जब आप बेचोगे तो एक वर्किंग नोट बना लो, जिससे आपको ओपनिंग WDV दोनों का अलग अलग मिल जाए। तो हम लोग ये मेथड प्रेफर करेंगे। आप बताइए आपको कौन सा मेथड, आपने कौन सा मेथड पढ़ा है, M1 M2 कर देते हो उसका, या फिर आप उसको एक साथ रखते हो। देखो 2 में से एक जगह आपको मेहनत करनी पड़ेगी, या तो आप लेजर के अंदर ही मेहनत कर लो, शुरू से ही दोनों को अलग अलग कर लो। जैसे एक आध क्वेश्चन कभी कभी क्या आता है, किसी आदमी ने 10 ट्रक एक साथ खरीद लिया,
और कुछ दिन के बाद T2 जो है या T1 है उसको उसने बेच दिया। तो अब शुरू में आप क्या करो, या तो T1 अलग लेके चलो और बाकी का नाम T2 रख दो, जो नॉट रखे उनका नाम T2 रख दो, या फिर आप शुरू में एक ही लेके चलो, लोड नहीं लेना है, और जब भी आप बेचोगे तब वहां पे एक वर्किंग नोट बना के अलग अलग कर लेना। ठीक है, तो एक तो हो गई ये बात। चलो और देखते हैं सर इस चैप्टर में और क्या खास बात होती है, और क्या खास बात होती है, चलो वो देखा जाए एक बार। बाकी सब टाइम पास। हाँ ये बढ़िया, ये बढ़िया। चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, ये भी एक बढ़िया टॉपिक है भाई। पहले कुछ और होता था, आजकल कुछ और हो गया है, इसीलिए बोल रहा हूं ये बढ़िया टॉपिक है। कहां गया, अरे भाग गया। हाँ ठीक है, चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी इसका मतलब क्या है, सुनो, ये थ्योरी जो पूरा है इस चैप्टर का वो आपको बड़े जल्दी समझ में आ जाना है, फिर तो क्वेश्चन तो अपने वो करना ही है। अच्छा क्वेश्चन कितना करना है मालूम, बुक के क्वेश्चन कर लो, 4 अटेम्प्ट का आरटीपी कर लो, इस अटेम्प्ट का या अधिक से अधिक 2 अटेम्प्ट के एमटीपी कर लो, और जो पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन है वो 4 अटेम्प्ट के कर लो। बहुत, इससे ज्यादा आप कर भी नहीं पाने के, और इससे ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है आपको। ठीक है, चलो चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है, कहते हैं देखो हर साल आपको एक बार ना बैठ के सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए, आपने वैसे तो पढ़ा होगा क्या, कंसिस्टेंसी अप्रोच याद है, जो बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशन होता है उसमें CAG, कंसिस्टेंसी एक्रूवल और गोइंग कंसर्न होता है। वहां कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि जो मेथड अपन एक बार चुन लेंगे उस मेथड पे बने रहेंगे। लेकिन आपने वहां एक्सेप्शन भी पढ़ा था, अगर मेथड चेंज करने से प्रेजेंटेशन बेहतर हो सकता है, या उसका कोई वैलिड रीजन आपके पास है किस चीज का, मेथड को चेंज करने का, तो फिर आप मेथड को चेंज करिए। ठीक है, ये देखो क्या लिखा है, द डेप्रिसिएशन मेथड अप्लाइड टू एन एसेट शुड बी रिव्यूड एटलीस्ट एट ईच फाइनेंशियल ईयर एंड इफ देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ कंजम्पशन ऑफ द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इम्बॉडीड इन द, जो भी कुछ है। यानी अगर आपको लग रहा है नहीं WDV से SLM कर देते तो ज्यादा अच्छा रहता, या कोई और मेथड कर देते तो ज्यादा अच्छा रहता, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप रीजन बताइए, और रीजन बता के आप चेंज कर सकते हो। दिक्कत वहां नहीं है, दिक्कत कहां है, दिक्कत कहां है ये सोचिए, दिक्कत कहां है। दिक्कत सर इस चीज में है कि इसका जो इफेक्ट लेना होगा, इफेक्ट वो रेट्रोस्पेक्टिव लिया जाएगा या प्रोस्पेक्टिव लिया जाएगा, नहीं समझे आप। जो इसका इफेक्ट आएगा वो मैं आपको समझाता हूं कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट और प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का क्या मतलब होता है। ये देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कोई मशीन है, उसकी कॉस्ट कितनी है, 10,50,000, रेसिडुअल वैल्यू है उसकी 50,000, तो भाई मशीन का कितना रह गया, वो 10 लाख रहा, और यूजफुल लाइफ है 10 ईयर। यानी अगर आप SLM बेसिस से चलोगे, अगर SLM पकड़ के आप चलोगे तो SLM में कितना हो जाएगा, 1 लाख पर एनम, जो आप उस पे क्या चार्ज करोगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। द कंपनी चार्जेज डेप्रिसिएशन SLM मेथड फॉर द फर्स्ट 2 ईयर। तो बताइए फर्स्ट 2 ईयर में आपने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया होगा इस पे, पहले साल में 1 लाख, दूसरे साल में 1 लाख, यानी WDV एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, या आप ऐसे बोलो WDV एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर, वो कितना रहा होगा, 8,50,000। बोलो हाँ या ना, क्योंकि आपका 10.5 लाख का है, ये 2 लाख आपने उसमें से माइनस कर दिया होगा 2 साल में, तो कितना हो जाता है वो 8,50,000। अब क्या है, 2 साल के बाद, ठीक है, आपका मन क्या कर रहा है कि हम इसका मेथड, कहां गया भाई मेथड, WDV पे ले आए बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट द रेट 25%। क्या चेंज कर देना है हमें, कैलकुलेटर ढूंढो भाई, कहां गया, नहीं मिला। ठीक है, तो मोबाइल में किया जाएगा। तो ये देखिए, हाँ, अब डेप्रिसिएशन जो आप निकालोगे, डेप्रिसिएशन जो थर्ड ईयर का 25% निकालोगे, सवाल ये उठता है ये 25% किस पे, 8,50,000 पे ही निकलेगा या किसी और पे। ये देखिए, depreciation already charged for the 2 year as per SLM method is 2 lakh. Therefore WDV for second year, मतलब at the end of second year या at the beginning of third year will be 8,50,000. Therefore in the profit loss account of the third year, the depreciation of 212,500, that will be 25% of 8,50,000 should be debited. यानी आपको कितना डेप्रिसिएशन निकालना है, 2,12,500, और वो किस पे, 8,50,000 पे। यानी हमें ये जो मेथड जो हमने अभी तक SLM के हिसाब से निकाला है उसी को एज इट इज पकड़ेंगे
और एज इट इज पकड़ के उस पे थर्ड ईयर का क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन निकाल देंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लेना। कौन सा इफेक्ट होता है ये, प्रोस्पेक्टिव। क्योंकि आप बात को समझो, मतलब समझो, जैसे मान लो ये मशीन है 10,50,000 की, ओके ओके। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आप एसएलएम पे चलोगे तो पहले साल आपने 1 लाख माइनस किया होगा, ठीक है, तो यहां पे ये कितना बन जाएगा, 9,50,000। अगले साल आपने फिर क्या किया होगा, 1 लाख माइनस किया होगा, तो ये बन गया होगा कितना, 8,50,000। अगर आप शुरू से ही WDV लेकर के चल रहे होते 25% वाला, तो क्या होता, ये देखो 10,50,000 होता। इसमें फर्स्ट ईयर का 25% क्रेडिट अगर आप लेके चलो तो कितना बनता है, तो ये तो बहुत बेहतरीन भयंकर बनेगा, ठीक है। ये देखो कहां गया, अरे आजा भाई, 10,50,000 का 10,50,000 का 25%, सर 262,500 है जी। चलो इसको माइनस कर दिया जाए तो ये आएगा 7,87,500। अच्छा अच्छा अच्छा। अब फिर अगले साल 25%, चलो तो इसका हम लोग करते हैं 25%, ये आएगा सर 196,875। तो बचेगा कितना हमारे पास, जो बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर में आता है वो कितना बचेगा, देखो जरा, ये बचेगा सर 5,90,625। बताइए क्या हम लोग ये काम कर रहे हैं, क्या ये काम करने की जरूरत है, और थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन इस पे 25%, क्या ये करने की जरूरत है, ना ना ना, बिल्कुल नहीं। पहले किया जाता था, अब ये करने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है। यानी ये वाला काम, इसको कहते थे हम लोग रेट्रोस्पेक्टिव, पीछे से लेकर आते थे। अगर शुरू से ही WDV होता तो क्या होता। अब हमने कहा यार कौन इतना लोड ले, कौन इतना दिमाग लगाए, यहां तक तुमने किया है ना SLM, जहां तक जो किया है करो, और सीधे क्या करो वहां से देखो, मतलब समझो आप, ये है ना, जैसे अगर फर्स्ट ईयर में आपने क्या करा था SLM, सेकंड ईयर में भी क्या करा था आपने SLM, और थर्ड ईयर से आपको क्या करना है, थर्ड ईयर से आपको करना है WDV। तो पहले लोग क्या करते थे, शुरू में भी WDV लगाओ, यहां भी WDV लगाओ, तब जाकर के यहां पे WDV लगेगा। अब उन्होंने बोला नहीं, बेकार वाली बात है, आप क्या करो, यहां तक जहां तक आपने SLM करा ठीक है, प्रोस्पेक्टिव यानी आज से हम लोग क्या लगा देंगे, WDV लगा देंगे। समझ गए बात को, यानी अपने को क्या लेके चलना है, इसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लेकर के चलना है, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। अच्छा चलिए एक और चीज, लास्ट लास्ट लास्ट, एकदम लास्ट एकदम लास्ट, हाँ ये देखिए क्या है, रिवीजन ऑफ द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ PPE। जो आप जो भी सामान खरीद के, प्रॉपर्टी खरीद के लाए हो, उसकी यूजफुल लाइफ जो है वो कम ज्यादा होने के चांसेस हैं, तो उसके वजह से भी डेप्रिसिएशन में दिक्कत आएगी। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, ये देखो, सपोज करो कोई एसेट 10 लाख का है और आपको लगता है ये 10 साल चलेगा, तो आप क्या करोगे, हर साल उसमें से 1 लाख माइनस करोगे, कितना हो जाएगा, 9 लाख, फिर 1 लाख माइनस करोगे तो हो जाएगा 8 लाख। लेकिन तीसरे साल में आपको क्या पता चला कि सर ये एसेट ना, अभी 2 साल बीत गए हैं, तो आपको लग रहा होगा कि 8 साल और चलेगा, बट लोगों ने बोला नहीं नहीं नहीं, 8 साल नहीं, ये अभी 10 साल और चलेगा, अभी यहां से 10 साल और चलेगा, या यहां से आप और बढ़ा दो, जितना आपको बढ़ाने का मन करे आप बढ़ा दो। तो अगर मान लो 10 साल और चलेगा, तो बताइए डेप्रिसिएशन अब कितना होना चाहिए, टोटल लाइफ कितनी हो गई, 2 साल तो ऑलरेडी ये बिता चुका है, और 10 हम और कर रहे हैं यानी 12 साल। तो क्या करें, 10 लाख को शुरू से ही 12 से डिवाइड करें, क्या नहीं करें, करने की जरूरत नहीं है। इसका भी आप कौन सा इफेक्ट लेके चलो, प्रोस्पेक्टिव, यानी अब यहां से ये कितना बन रहा है आपका, 8 लाख है, 10 साल चलेगा, इस साल से आप क्या करो, 80,000 का आप ये डेप्रिसिएशन माइनस करना शुरू कर दो। बस इस चैप्टर में इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए क्या कह रहे हैं, इसको भी आप हर साल रिव्यू करो, और अगर लगे कि कुछ कम ज्यादा करना है तो इसको कहते हैं चेंज इन एस्टिमेट। सुनिएगा ध्यान से, ये क्या है आपका, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है, और ये वाला आपका चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, बट ये है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। और अपने को लेकिन अभी फिलहाल अब इससे फर्क नहीं पड़ता, पहले कभी पढ़ा करता था, जब पढ़ा करता था तो हम लोग देखा करते थे, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका भी आपको कौन सा इफेक्ट लेके चलना है, सर प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लेकर के ही चलना है, ये नोट कर लीजिएगा, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लेकर चलना है। फॉर एग्जाम्पल देख लो, एक मशीन है 6 लाख का था, SLM पे चलाते थे, 10 साल का था, तो 6 लाख में 60,000 घटाते हुए हम लोग जा रहे थे, ठीक है। तो मान लीजिए कितना, अगर 3 साल तक हुआ तो 6 लाख माइनस 80,000,
नहीं 80,000 नहीं 60,000 ना, गलत गलत करवाते हो मेरे से। 60,000 फिर जो निकल के आया उसमें से माइनस 60,000, फिर जो निकल के आया उसमें से माइनस 60,000, यानी आपने कितना माइनस कर दिया 1,80,000। तो 6 लाख में से आपने 1,80,000 माइनस करा, देखो ये कितना बन गया आपका 4,20,000। और अब यहां आके पता लगा कि अभी देखो, अगर हमने शुरू में सोचा था ये 10 साल चलेगा, तो 3 साल बीतने के बाद अभी इसको 7 साल और चलना चाहिए था, बट नहीं, ये अब सिर्फ 5 साल चलेगा। ज्यादा लोड नहीं लेना, जहां तक जो किया किया। अब क्या करो, इसमें 5 से डिवाइड कर दो, मामला खत्म करो, जो 84,000 निकल के आता है उसी पे आगे डेप्रिसिएशन लगाते जाओ, मामला खत्म। ठीक है। और अच्छा, ओहो एक और बच गया, रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन बस एक चीज और, इस पे तो क्वेश्चन भी नहीं है। रीवैल्यूएशन सुनो, रीवैल्यूएशन कई बार हमें एसेट लायबिलिटी का करना पड़ता है। ठीक है, जैसे किसी एसेट की वैल्यू में परमानेंट डिक्लाइन आ गया, या परमानेंट एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, या जैसे नहीं आप लोग पढ़ते थे वो पार्टनरशिप वगैरह में एसेट का रीवैल्यू वगैरह होता है, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज वगैरह होती हैं। तो ये सब चीजें जब होती हैं तो क्या करेंगे, ये देखिए, इसको बस एक बार यहां से देख लीजिए। इस पर ले दे करके बड़ी मुश्किल से एक इतू सा इन्होंने दे रखा है। हाँ ये देखो ना, एक 12 नंबर 1 है बस, इसके अलावा तो कुछ है भी नहीं, तो इस पे ज्यादा लोड लेने की अपने को जरूरत नहीं है। रीवैल्यूएशन की बात सुनेंगे ध्यान से। रीवैल्यूएशन में अगर आप वैल्यू बढ़ा रहे हो, वैल्यू बढ़ा रहे हो तो अच्छा लगेगा ना भाई, एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी, अच्छा लगेगा। आप क्या करोगे, इसको उठा करके ओनर्स के इंटरेस्ट में, यानी क्या कर दोगे, उसके प्रॉफिट में जाकर के जोड़ दो। रीवैल्यूएशन सरप्लस ले जाकर के आप उसको एज अ प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर लो। ठीक है, कोई ऐतराज नहीं। और अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसको क्या करो, जाकर के पीएल अकाउंट के डेबिट में डाल दो। ध्यान से सुनिएगा, अगर इंक्रीज हो रहा है तो आप क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन सरप्लस को क्रेडिट करेंगे, एसेट को डेबिट कर देंगे, और जाकर के डायरेक्ट पीएल में ले जाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उठा के कहां लेकर के चले जाओ, आप उसको बैलेंस शीट में लेकर के चले जाओ एज अ प्रॉफिट, और जाकर के कैपिटल में ऐड कर दो, मामला खत्म। और अगर वैल्यू में डिक्रीज आ रहा है तो आप क्या करो, आपका जो ट्रेडिंग पीएल अकाउंट आप बनाते हो उसमें क्या कर दो, उसको डेबिट कर दो। बोलिए, बात समझ में आ गई। अब सपोज करो, यानी देख लीजिए, अगर मान लो कोई एसेट 10 लाख का था, उस एसेट की वैल्यू बढ़ के 12 लाख हो गई, 2 लाख का फायदा हो गया, 2 लाख का अपने को क्या हो गया, फायदा हो गया। ये देखो कितना फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है। अपन क्या करेंगे, उसको जाके बैलेंस शीट में रिवैल्यूएशन सरप्लस करके 2 लाख रुपया हमने क्या कर दिया, वहां पे डाल। लेकिन सपोज करो कल को हमें यह पता लगा कि नहीं नहीं नहीं, ये 12 लाख तो हमने ज्यादा कर दिया, ये ना 11,50,000 बहुत है, 12 लाख बहुत ज्यादा हो गया, 11,50,000 अधिक से अधिक होना चाहिए। यानी इसकी वैल्यू अब आप क्या कर रहे हो, 50,000 कम कर रहे हो, 50,000 कम कर रहे हो, लेकिन कहां से, 10 लाख से या 12 लाख से। अब 12 लाख से कम कर रहे हो तो ध्यान से, जब आपने वैल्यू को बढ़ाया तो आप एसपीएल में तो ले नहीं गए थे, आप ये रिवैल्यूएशन सरप्लस में आप लेकर आए थे, तो वो 50,000 को आप क्या करो, यहीं से हटा दो, यानी आप इस 2 लाख को क्या कर दो, 1.5 लाख कर दो। इसको पीएल में ले जाने की जरूरत नहीं है। तो ये देखिए कहां पे बोला है, एक्सेप्ट व्हेन इट इज सब्सिक्वेंटली डिक्रीज इनिशियली इंक्रीज। शुरू में हमने इंक्रीज करा है, बाद में डिक्रीज किया है, तो इंक्रीज करा था तो रिवैल्यूएशन सरप्लस में लिखा होगा ना, वहां से जाके माइनस कर दो, पीएल को क्यों तंग कर रहे हो। क्लियर है। चलो दूसरी चीज सुनो, सपोज करो कोई एसेट हमारे पास 10 लाख का है, उसकी वैल्यू गिर करके हो गई 9 लाख। ओके, यानी अपने को लॉस कितने का हुआ, 1 लाख का लॉस हो गया, अपने को 1 लाख का लॉस हो गया। ठीक है, हमने क्या करा, उस लॉस को उठा करके एसपीएल में या टीपीएल में हमने क्या करा, उसको यहां पे लॉस लिख दिया, टू रिवैल्यूएशन लॉस जो भी है 1 लाख रुपए का हमने लिख दिया। ओके, अब वैल्यू 9 लाख हो गई, लेकिन कुछ दिन बाद पता लगता है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो हमने कुछ ज्यादा ही कम कर दिया, 9 लाख नहीं, इसकी वैल्यू नहीं चाहिए, 9,50,000, 50,000 वैल्यू बढ़ानी है। आपको अच्छा वैल्यू बढ़ानी है, एक काम करो सर, बैलेंस शीट में जाकर के रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाकर लिख दो। अरे एक बात बताओ, जब कम किया है तो हमने एसपीएल में या टीपीएल में क्या करा है, डेबिट किया है। अभी एक काम करो ना, जितना आपने यहां डेबिट किया है ना, अगर उतने तक की वैल्यू बढ़ रही है तो आप क्या करो, अगले साल का जब का भी आप टीपीएल बनाते हो, वहां पे जाकर के आप उतने को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। बात समझ में आई। तो ये देखिए, ये चीज यहां पे कह रहा है कि अगर सब्सिक्वेंटली इंक्रीज कर रहे हैं, इनिशियली डिक्रीज किया था, तब आप क्या करिए, एसपीएल में ले जाइए, काफी है। और अगर सब्सिक्वेंटली डिक्रीज कर रहे हैं, शुरू में इंक्रीज करा था, तो उसको डायरेक्ट ओनर्स इंटरेस्ट अंडर द हेडिंग ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस टू द एक्सटेंट जितना आपने उसको बढ़ाया। कहिए कोई ऐतराज, बहुत सिंपल है, इसमें तो ज्यादा लोड भी नहीं लेना, एक बार पढ़ के खत्म करो,
पंगे वाली कोई बात नहीं है। क्वेश्चन देख लो, मशीन है 12 लाख रुपए की, डेप्रिशिएट कर रहे हैं एसएलएम मेथड पे 10 साल और वर्किंग लाइफ उसकी रहेगी, जीरो रेसिडुअल वैल्यू रहेगा। तो 12 लाख की मशीन है, 10 साल चलेगा, यानी 1,20,000 का पर ईयर आप क्या कर रहे होगे, डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होगे। 3 साल के बाद पता लगा कि मशीन को हमने क्या करने ला है, रिवैल्यू कर लेना अपवार्ड बाय 60,000। तो एक बात बताओ, 3 साल यानी 1,20,000 गुने 3 कितना हो गया, 3,60,000। चलो देखो, मशीन की कॉस्ट थी तुम्हारी 12 लाख, इसमें से तुम माइनस कर दो कितना रुपया, 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी कितना, 3,60,000। तो आपका जो WDV बच रहा है अभी वो कितना बच रहा है, 3 11 12 यानी 8,40,000। और अब आपको पता लग रहा है क्या, इसकी वैल्यू को हमें क्या करना है, अप करना है, अप करना है। तो क्या करेंगे भाई, एक तरफ तो इसकी वैल्यू अप कर देंगे और दूसरी तरफ जाकर के रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाके लिख देंगे। तो इसमें प्लस कर दो आप कितना, 60,000, ये हो जाएगा कितना, 9 लाख। और 9 लाख को उठा करके आगे उस पर क्या करो, डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू कर दो, क्योंकि रीअसेसमेंट हुआ है कि अब ये 9 साल चलेगा। तो डिवाइडेड बाय 9 करो और क्या आएगा आपका 1 लाख। ये भी प्रोस्पेक्टिव लेके चलो, लोड लेने की बात ही नहीं है, चैप्टर खत्म। ठीक है, अब बचा क्या सर, इतनी आसानी से चैप्टर थोड़ी ना खत्म होता है। अभी 2 क्वेश्चन हैं जो अगली क्लास में हम लोग करने वाले हैं, 2 क्वेश्चन। पहला क्या सर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का खेल क्या है, यानी एसेट अकाउंट प्लस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट प्लस, है ना, आपका एसेट डिस्पोजल अकाउंट। एक चीज अपने को ये सीखनी रहेगी भाई, एकदम ईमानदारी से, एक चीज तो ये सीखनी रहेगी, इसमें दिमाग भी लगेगा। दूसरी चीज हमें क्या सीखनी पड़ेगी, दूसरी चीज रहती है जहां पे हमारा पार्ट ऑफ द एसेट सोल्ड सब्सिक्वेंटली। ये 2 चीजें हैं जो हमें क्या करनी है, अगले दिन पढ़नी है, बस आपका इससे ज्यादा कुछ है नहीं। और एक नन्ना मुन्ना सा वर्किंग नोट देखेंगे भाई कि परचेज करो ना, तो इधर परचेज लिख दो, इधर सेल लिख दो, आपका काम आसान हो जाता है। ये मैं क्या बोल रहा हूं, हटा दो इसको, ये मैं क्या बोल रहा हूं, जब आप क्वेश्चन मेरे साथ करेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप ये पूरे वीडियो देख लीजिएगा अच्छे से। और अगर आपको इसके अलावा लगता है कि नहीं सर कोई और चीज है जो हमें तसल्ली से सीखनी है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, वो चीज को भी डिस्कस कर लेंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, उस चीज को अगले वीडियो में भी डिस्कस कर लिया जाएगा। ठीक है भाई, ओके। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, लॉ वाला लेक्चर अच्छे से देखते रहिए और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, चलो टिल देन कीप स्टडीइंग।